मेरा नाम सुनैना है और मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर था। मैं हमेशा से ही जहाँ जाती महफिल की रौनक बन जाती। लोग मेरे तन से नजर ना हटा पाते। मेरे लिए बहुत कम उम्र से ही रिश्ते आना शुरू हो गए थे। मुझे यकीन था कि मेरा पति मेरी खूबसूरती का दीवाना होगा और शादी के बाद भी मैं इसी तरह सबकी निगाहों का आइडियल बनी रहूंगी। लेकिन मेरी ये खुशफहमी उस वक्त गलतफहमी साबित हुई जब मैंने पहली दफा अपनी सास को देखा। वह अपने बेटे की पसंद पर मेरे लिए रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी, लेकिन उनके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं सब कुछ भूल गई थी। राजेश ने तो मुझे बताया ही नहीं था कि उनकी माँ इस कदर खूबसूरत और जवान है। मुझे तो लगा था कि कोई 60-70 साल की औरत होगी जो अपने बेटे की ख्वाहिश पर हमारे दरवाजे तक आ गई होगी। लेकिन राजेश की माँ को देखकर तो लगता था जैसे सारी जवानी और खूबसूरती बस उन्हीं पर टूट कर बरसी हो। राजेश और मेरी मुलाकात कुछ वक्त पहले ही एक शादी में हुई थी और वहीं राजेश को मुझसे मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने शादी का कहा तो मैंने भी कह दिया कि घर रिश्ता भेज दें और उन्होंने अपनी माँ को भिजवा दिया था। राजेश की नौकरी शारजाह में थी और उनका घराना भी काफी अच्छा था, इसलिए मेरे घर वालों को कोई ऐतराज ना हुआ और हमारी जल्दी शादी तय कर दी गई, क्योंकि राजेश बस महीने भर की छुट्टियों पर ही आए हुए थे। राजेश जैसे मोहब्बत करने वाले व्यक्ति के मिल जाने पर पहले तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे जैसे शादी की तैयारियां शुरू हुईं तो मेरी सारी खुशी खाक में मिल गई, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि हर महफिल में नहीं बल्कि मेरी सास लूट लेती है। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी थी और मेरी सहेली आहिस्ता से मेरे कान में कह रही थी, यार सुनैना, दुल्हन तू बनी है लेकिन रूप तो तेरी सास पर चढ़ा हुआ है। हर किसी की नजरें उन पर ही जमी हुई हैं। लगता ही नहीं कि वह राजेश की माँ है। मैंने तो आज तक इतनी जवान और हसीन औरत नहीं देखी। नैना की बात सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने नैना से कहा कि फजूल की बातें ना करो, मैं दुल्हन हूँ और मेरी वैल्यू कम नहीं हो सकती। लेकिन दिल में यह बात मुझे भी अच्छी तरह महसूस हो चुकी थी कि मुझसे कहीं ज्यादा प्रोटोकॉल मेरी सास को मिल रहा था। वो जहाँ जाती लोगों की नजरें उनके पीछे पीछे होती। यहाँ तक के फोटोग्राफर ने भी मुझसे ज्यादा उनकी ही तस्वीर बनाई थी और उसी दिन मेरे दिल में उनके लिए एक आग भड़क उठी थी। राजेश क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ आए थे, इसीलिए उन्होंने यह सारा वक्त मेरे साथ साथ अपनी माँ को भी बराबर से दिया था। हम जहाँ कहीं भी गए उन्होंने अपनी माँ को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, बल्कि वह भी हमारे साथ साथ ही थे। राजेश की अपनी माँ से बहुत दोस्ती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वह दोनों एक ही उम्र के हों, और उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राजेश कुछ दिन हमारे साथ गुजार कर वापस चले गए थे, लेकिन मुझे अपनी सास से जैसे कोई बैर हो गया था। उनका उठना बैठना, पहनना और अटना सब कुछ मेरी आंखों में चुभने लगा था, क्योंकि उन्होंने मेरी खूबसूरती को फीफा कर दिया था। आखिर कोई औरत उम्र के इस हिस्से में आकर कैसे इतनी खूबसूरत नजर आ सकती थी। ना उनके चेहरे पर कोई दाग धब्बा था और ना ही झुर्रियां। मेरा सारा गुरूर उनके आगे जमीन में धंस गया था, क्योंकि गुरूर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं जहाँ जाती मेरी सास मेरे साथ होती और उनके आगे किसी की नजर मुझ पर पड़ती ही नहीं थी। एक दिन यूं ही बातों बातों में मैंने उनकी उम्र पूछी तो उन्होंने मुस्कुराकर बताया कि वह 60 साल की है, और यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए थे। मेरे दिल में उनके लिए जलन की आग बुझ न सकी थी, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली गई थी। खास करके जब मेरे सामने कोई उनकी तारीफ कर देता तो मेरा पूरा तन राख बन जाता। मेरी छोटी बहन की शादी आई तो मैंने खूब तैयारियां की और 2 दिन पहले ही पार्लर जाकर हर तरह की सर्विस भी ली। मैंने सोच लिया था कि मैं इस दफा अपनी सास को खूबसूरती में मात देकर रहूंगी, लेकिन एक दफा फिर मैं गलत साबित हो गई थी। मैं पूरी तरह तैयार होकर अपने कमरे से निकली। गुलाबी रंग के जोड़े पर मैंने ना सिर्फ बहुत कीमती जेवर पहना था, बल्कि बहुत महारत से मेकअप भी किया था
और मुझे यकीन था कि आज मैं सबसे हसीन लग रही हूँ। दिल ही दिल में अपनी तारीफ करते मैं अपनी सास को बुलाने के लिए उनके कमरे में पहुंची तो मेरी नज़र अपनी सास के वजूद पर जम गई। मुझे उनसे हरगिज भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। उम्र के इस हिस्से में मेरी सास ने दुल्हनों की तरह सुर्ख लाल जोड़ा पहन रखा था और तैयारी तो ऐसी थी जैसे अभी अभी जवान हुई हो। वह एक दफा फिर मेरे आगे गजब ढा रही थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वह 60 साल की कोई बुढ़िया हो। पता नहीं मेरी सास उम्र के इस हिस्से में कैसे इतनी ज्यादा जवान और हसीन नजर आती थी, जबकि मैं तो शादी के कुछ महीनों बाद ही पूरी तरह ढल गई थी। आंखों के नीचे स्याह काले घेरे और चेहरे पर दाने निकल आए थे। मेरी रंगत भी झुलसकर खत्म होती जा रही थी। शायद यह सब इसी जलन और गुस्से का नतीजा था जो मेरे दिल में पनप रहा था, लेकिन मैं अपनी सास को देखती तो हैरान रह जाती। औरत होकर भी उनकी खूबसूरती से नजरें नहीं चुरा पाती थी और इसी बात ने मुझे उसे जलने पर मजबूर कर दिया था। मैंने ना चाहते हुए भी जलन की वजह से उनसे कह दिया कि माँ जी कम से कम हल्के रंगों के जोड़े तो पहना करें। इस उम्र में सुर्ख रंग का जोड़ा पहनना कुछ सही नहीं लगता, और वह भी ऐसे में जबकि आप एक विधवा औरत है। मेरी बात सुनते ही मेरी सास को पतंगे लग गए और वह कहने लगी, मुझे देखकर कहीं से लगता है कि मैं तुम्हारी सास हूँ। तुमसे ज्यादा खूबसूरत और जवान नजर आती हूँ। मेरी सास ने खूबसूरत मोतियों की माला अपने गले में डाली और एक इतराती निगाह मुझ पर डाली। अपनी 6 इंच की हील पटक पटक करती घर से निकल गई। मजबूरन मुझे भी उनके पीछे कदम उठाना पड़े, क्योंकि वह गाड़ी में भी बैठ चुकी थी। कहने को तो वह मेरी सास थी, लेकिन कोई मॉडल नजर आती थी जो 60 साल की उम्र में भी ऐसी चौक व चौबंद थी कि मैं उन्हें देखकर हैरान हो जाया करती। और मैं ही नहीं, उन्हें देखकर तो दुनिया हैरान थी जिसको उनकी सही उम्र का पता ना होता। वह तो उन्हें कोई 20-25 साल की जवान हसीना ही समझता। आधे घंटे बाद हम दोनों जब शादी हॉल में पहुंचे तो मेरी माँ मुझे देखकर गुस्से में कहने लगी, तेरी सगी बहन की शादी है और तू सबसे आखिर में आ रही है। मैंने एक नज़र अपनी सास की तरफ डाली और इशारे से कहा कि इनका सजना संवरना खत्म हो तो मैं घर से निकलती ना। माँ ने मेरी सास को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह हंसकर कहने लगी, सुनैना, एक तेरी सास की जवानी नहीं जाती, ये तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। माँ की बात सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ गया था। मेरी सास की वजह से मेरी बहन की शादी का पूरा मजा खराब हो गया था। हर कोई उन्हें देखकर उनकी तारीफों में जमीन आसमान एक कर रहा था। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह मेरी सास है, मैं जो पिछले 2 महीने से शादी की तैयारी कर रही थी। किसी ने नजर भरकर भी मुझे नहीं देखा था, क्योंकि सबकी तवज्जो तो मेरी सास ने खींच ली थी। और फिर शादी के फंक्शन के आखिर में मेरी सास ने बहुत ही अजीब सी हरकत की। वह मेरी बहन के देवर के साथ ऐसे बातों में खोई थी जैसे वह दोनों हम उम्र हों। कुछ देर तक मैं उन दोनों की हंसी मजाक को देखती रही और जब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर निकली तो मैं उनके करीब गई और मैंने फौरन माजी कहकर अपनी सास को अपनी तरफ किया। मेरी सास के चेहरे के हाव भाव एकदम ही बदल गए थे। उन्हें मेरा इस मौके पर दखलंदाजी करना बहुत बुरा लगा था। मेरी बहन के देवर ने हैरत से मुझे चौंक कर देखा और पूछने लगा कि क्या यह आपकी सास है। मैंने फौरन कहा, हाँ ये मेरी सास है, तो वह कुछ झिझक सा गया। मैंने फौरन अपनी सास से कहा, माँ जी बहुत देर हो रही है, विदाई का वक्त हो गया है, आप भी स्टेज के पास चले। वह मेरे पीछे पीछे चलते हुए गुस्से में कहने लगी कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। जब 2 लोग बात कर रहे हो तो इस तरह बीच में दखलंदाजी नहीं करते, और क्या जरूरत है हर किसी को चीख चीख कर बताने की कि मैं तुम्हारी साथ हूँ। उम्र में तो तुम ही मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी लगती हो। अपनी सास की बात सुनकर मुझे शायद गुस्सा आ गया था। न जाने वह ऐसा क्या खाती थी जो वाकई उम्र में मुझसे छोटी नजर आती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उनका सच जानकर रहूंगी, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में अगर वह इतनी जवान और खूबसूरत थी तो उसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर थी। बहन को विदा करके मैं घर लौटी तो मेरे दिल में अंगारे जल रहे थे। मेरा पति परदेश बैठा था। यहाँ मेरे साथ सिर्फ मेरी सास रहती थी। भले ही मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी,
लेकिन जिस तरह हर मौके पर मेरी सास मुझसे पहले तारीफें बटोर लेती, यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। हर कीमती से कीमती जोड़ा और जेवर उनके पास मौजूद था, और सबसे बढ़कर यह कि वह जहां खड़ी होती जवान लड़कों की निगाहों का आइडियल बन जाती। आज भी पूरे फंक्शन में सबने मुझे छोड़कर उनकी ही तारीफें की थीं, और खानदान के सारे लड़के भी उन्हें इस तरह देख रहे थे जैसे वह कोई जवान लड़की हो। मेरे पति राजेश का फोन आया तो मैंने जले भुने अंदाज में यही बात उनसे भी कह डाली कि अपनी माँ से कहें अपने बनाव सिंगार में कुछ कमी करें। उम्र के इस हिस्से में जिस तरह वह घर से निकलती है, मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर राजेश कहने लगे कि हाँ, माँ ने मुझे अपनी तस्वीरें व्हाट्सएप की थी। वह तो बहुत खूबसूरत और जवान लग रही थी, मगर उसमें क्या बुराई है? अगर वह अच्छी दिखना चाहती है तो यह उनका हक है। तुम्हें भला उनसे क्या मसला हो सकता है? मैंने तुम्हें भी तो इतनी बड़ी रकम भेजी थी ना, तुम भी अच्छे से तैयारी कर लेती। राजेश के अंदाज ने मुझे और ज्यादा आग लगा दी थी। मैंने उनसे बिना आगे बात किए ही फोन काट दिया था। मुझे वह सच जानना था जिसकी वजह से मेरी सास इतनी खूबसूरत और जवान नजर आती थी, और यही सच जानने के लिए मैंने मेहनत शुरू कर दी थी। अगले दिन मेरी सास रोजाना की तरह जरूरी काम का कहकर घर से निकली तो मैंने पीछे से उनके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। मुझे लग रहा था कि वह कोई ना कोई ऐसी क्रीम या दवाई इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उनका चेहरा इतना निखरा हुआ है। लेकिन काफी देर की तलाशी के बाद मुझे ऐसी कोई चीज तो नजर न आई। अलबत्ता एक फाइल जरूर मिली जिसके ऊपर सुनंदा लिखा हुआ था, और वह किसी अस्पताल की फाइल थी। उसके ऊपर लिखी गई तारीख सिर्फ 5 साल पुरानी थी। मेरी सास को 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए उन्हें न सिर्फ अस्पताल जाना पड़ा था, बल्कि इतनी मोटी फाइल भी बन गई थी। और जैसे ही मैंने वह फाइल खोलकर देखी तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने खुलकर जाहिर हो गया। मेरी सास ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, और उस सर्जरी ने उनके चेहरे को पूरी तरह बदल दिया था। वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और जवान हो गई थी, और भी उन्होंने बहुत से ट्रीटमेंट लिए हुए थे जिसकी वजह से उनका शरीर भी जवान लड़कियों जैसा हो गया था। और फिर उनकी अलमारी में मुझे कुछ पैसों की रसीदें भी मिल गईं जो उन्होंने जिम में जमा करवाई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि वह रोजाना जरूरी काम का कहकर जिम जाती थी, और इसीलिए इतनी ज्यादा चौक व चौबंद थी। मेरी सास की जवानी का राज पूरी तरह मेरे हाथ आ गया था, और मैं यह बात अच्छी तरह जानती थी कि यह सारी जवानी और खूबसूरती सर्जरी का नतीजा है, वरना मेरी सास भी एक 60 साल की बुढ़िया ही नजर आती। लेकिन मेरी सास को लाखों रुपए खर्च करके सर्जरी करवाने की क्या जरूरत पेश आ गई थी, ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। मेरा पति कितने ही सालों से प्रदेश काट रहा था, और मेरी सास यहाँ अपनी अयासियों में पैसे लुटा रही थी। इस सोच के आते ही मेरा दिल जल गया, और उस आग को कुछ ही वक्त में हवा भी मिल गई जब मैंने खुद अपनी सास को एक जवान लड़के के साथ घर लौटते हुए देखा। मैं खिड़की में खड़ी बाहर देख रही थी। एक खूबसूरत लड़का उन्हें घर के दरवाजे पर छोड़कर गया था। अंदर आई तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप किसके साथ आई हैं, तो वह कहने लगी, तुम मेरी बहू हो और बहू ही रहो, ज्यादा चौकीदार बनने की जरूरत नहीं है, वरना अपने बेटे से कहकर तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवा दूंगी। वह हमेशा मुझे यही धमकी देकर खामोश करवा दिया करती थी, क्योंकि मैं एक गरीब घराने से शादी होकर आई थी और उनका बेटा बहुत पैसे वाला था। उनका अपने बेटे पर बहुत ज्यादा जोर भी था, क्योंकि उन्होंने विधवापन में अकेले अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। लेकिन मैं खामोश रहने वाली नहीं थी, क्योंकि हमारी इज्जत को दाग लग रहा था, और यह दाग किसी और की वजह से नहीं बल्कि मेरी सास की वजह से ही लग रहा था। इसलिए मैंने राजेश से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आपकी माँ को जवान नजर आने का बहुत शौक है, और इसीलिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। मेरी बात सुनकर राजेश चौंक गए और कहने लगे, क्यों फालतू की बातें करती हो? मेरी माँ की खूबसूरती कुदरती है, उन्हें सर्जरी की क्या जरूरत है? तुम उनसे जलना बंद कर दो तो सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। राजेश की बात पर तो मैं हैरान ही रह गई। वह कैसे बस बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
मैंने राजेश से कहा कि मैं सच कह रही हूँ, लेकिन राजेश ने मेरी बात का यकीन करने की बजाय फोन ही काट दिया। उस दिन के बाद से मैंने अपनी सास की जासूसी शुरू कर दी। जब भी वह घर से बाहर निकलती तो मैं उनकी वापसी का इंतजार करने लगती और रोजाना वापसी पर उन्हें एक जवान लड़का छोड़ने के लिए घर आया करता था। कभी कभी तो मैं हैरान होती कि बेटा और बहू रखने के बावजूद भी वह ऐसी घटिया हरकतें कर रही है, जबकि हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजेश को अपनी माँ पर किस कदर भरोसा था और वह राजेश के पीछे ऐसी हरकतें कैसे कर सकती थी। और फिर एक रात मुझ पर बिजली ही आ गिरी। जब रात के अंधेरे में मैं ठंडे पानी के लिए कमरे से बाहर निकली। दरअसल मेरे कमरे का फ्रिज खराब था, इसलिए मैंने सोचा कि लॉन से ठंडा पानी पी लेती हूँ, लेकिन सास के कमरे से आती आवाजों ने मुझे चौंका दिया था। हमारे घर में तो मेरी सास और मेरे अलावा कोई नहीं था, लेकिन रात के इस पहर मेरी सास के कमरे से किसी लड़के की आवाज आ रही थी। मैं दबे पांव अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी सास एक गैर लड़के के साथ अपने कमरे में मौजूद थी और न जाने वह दोनों किस तरह की बातों में बिजी थे। उन्हें दुनिया का होश ही नहीं था। मैंने कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की तो मेरी सास के शब्दों ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली। वह कह रही थी कि राजेश को इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं चाहती हूँ कि उसे कभी हमारी मुलाकातों के बारे में कुछ भी पता चले। सुनैना लाख कोशिश भी कर ले तो वह राजेश को कभी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं कर सकती। राजेश मेरी बहुत इज्जत करता है और उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। उस लड़के ने मेरी सास के हाथ पकड़े और उन्हें चूम लिया और कहने लगा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाकी जिंदगी मेरे साथ गुजारें, लेकिन अगर आप राजेश को और अपनी बहू को नहीं छोड़ना चाहती हैं तो मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, मगर मुझसे इसी तरह मिलती रहना। लड़का तो जज्बात में बहकर न जाने क्या कुछ कह रहा था, लेकिन मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सास के कमरे से अपने कमरे तक का फासला तय किया था और चक्कर आकर बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मेरी सास इसलिए जवान और खूबसूरत नजर आना चाहती थी क्योंकि उन्हें इस तरह गैर लड़कों के साथ रिश्ते बनाने थे। वह लड़का कोई 16-17 साल की उम्र का था और मेरी सास उसको इस्तेमाल कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी सास की सच्चाई किसी भी हाल में सबके सामने लाकर रहूंगी। मुझे ख्याल आया कि सबसे पहले मुझे राजेश को फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन फिर साथ ही ये ख्याल भी आया कि कुछ देर पहले मेरी सास ने जो बात कही थी वह बिल्कुल ठीक है। राजेश कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उनकी नजर में तो उनकी माँ एक नेक और पाकीज़ा औरत है। बहुत सोचने समझने के बाद अपनी सास का राज खोलने के लिए मैंने एक नया तरीका ढूंढा और राजेश को फोन मिलाकर उनसे कह दिया कि माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने उनके बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं और उन्हें कुछ भी हो सकता है, लेकिन माँ जी नहीं चाहती कि मैं यह खबर आपको दूं। आप कुछ दिन के लिए खामोशी से वापस चले आए। अपनी माँ की बीमारी का सुनकर राजेश के होश उड़ गए और वह कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, मैं अगली फ्लाइट से कुछ दिन के लिए वापस आ रहा हूँ। माँ को इस बारे में कुछ भी ना बताना, मैं वहाँ आकर खुद उनसे मिलूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने हिस्से की चाल चल दी थी, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे मैं अपनी सास की सच्चाई अपने पति के सामने ला सकती थी और उन लड़कों को भी मेरी सास की उम्र का सही अंदाजा हो जाता। जब वह राजेश को देखते तो उन्हें खुद ही पता चल जाता कि मेरी सास की उम्र क्या होगी। अगली शाम राजेश वापस आ गए। मैंने उन्हें खामोशी से अपने कमरे में बैठा लिया और साथ के कमरे में यह कहकर ना जाने दिया कि वह अभी दवा खाकर सो रही है। मुझे सही वक्त का इंतजार था। मैं जानती थी कि वह लड़का रात को ही उनसे मिलने आएगा और जैसे ही रात के 12 बजे मुझे महसूस हो गया कि मेरी सास के कमरे में वह लड़का आ चुका है। मैंने तुरंत राजेश से कहा कि माँ जी के जागने का वक्त हो गया है, चलें उनके कमरे में चलते हैं। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी, क्योंकि आज न सिर्फ मेरी सास का सच खुलने वाला था, बल्कि शायद हमेशा के लिए मेरी उनसे जान भी छूट जाती
और राजेश को इस बात का यकीन भी आ जाता कि मेरी सास ने उनकी मेहनत की कमाई को अपने चेहरे पर लगा डाला है। जैसे ही मैं और राजेश कमरे में दाखिल हुए तो मेरी सास के होश उड़ गए, क्योंकि वह उस लड़के के साथ बैठी हुई थी और वह लड़का उनके कांधे पर सर टिकाए बैठा था। कुछ देर तो राजेश सोक्ड हो गए और फिर कहने लगे, माँ, ये सब क्या हो रहा है और ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या आपका अब भी इससे वास्ता मतलब है? राजेश की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। क्या उनकी माँ का बहुत पहले से ही इस लड़के के साथ संबंध था? क्या राजेश इस बात को पहले से ही जानते हैं? राजेश की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, मैं क्या करूं? खून की मोहब्बत नहीं जाती और यह तो मेरा सगा बेटा है। मैं कैसे इससे मुंह फेर सकती हूँ? अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर राजेश खामोश हो गए और कहने लगे, ठीक है, अगर आप इससे मिलना चाहती हैं तो मिल सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। माँ बेटे के बीच होने वाली बातचीत ने तो मुझे हैरान कर दिया था। वह लड़का मेरी सास का सगा बेटा था, तो क्या राजेश का भाई था? जब राजेश ने मेरे चेहरे पर हैरत के हाव भाव देखे तो कहने लगे कि मेरी माँ दरअसल मेरी सगी माँ नहीं है, बल्कि मेरी सौतेली माँ है। मेरे बाबा ने मरने से कुछ दिन पहले ही इनसे दूसरी शादी की थी, क्योंकि बाबा की पहली पत्नी यानी मेरी सगी माँ किसी बीमारी के चलते ये दुनिया छोड़ गई थी और इनके यानी मेरी सौतेली माँ के पति ने इन्हें तलाक दे दी थी। ये बेटा इनके पहले पति से है, लेकिन हमने तुमसे यह बात इसलिए छुपाई क्योंकि हमारी शादी से कुछ दिन पहले ही ये एक लड़की के साथ पकड़ा गया था, जिसके चलते हमें बड़ी बदनामी महसूस हुई थी और मैंने इसे घर से निकाल दिया था। मगर फिर बाद में इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसने मुझसे और माँ से माफ़ी मांगी। माँ ने तो इसे माफ़ कर दिया, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी उतना ही था। इसलिए मैंने माँ से कह दिया था कि आइंदा ये इस घर में दिखाई नहीं देना चाहिए। मगर शायद मैं गलत था। औलाद चाहे जैसी भी हो, माए उन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ पाती। मुझे लगा कि शायद इसीलिए मेरी सास जवान नजर आती थी, क्योंकि वह मेरी सगी सास नहीं थी। लेकिन फिर मेरी सास ने बताया कि कुछ समय पहले उनका मुंह पूरी तरह जल गया था और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी। उन्होंने यह खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने चेहरे को ठीक करवाने के लिए करवाई थी और इस बात को मुझसे इसलिए छुपाया था क्योंकि उन्होंने यह बात अपने बेटे को भी नहीं बताई थी। वह राजेश को अपनी किसी तकलीफ के बारे में यह सोचकर नहीं बताती थी कि वह बहुत दूर रहता है। आज सारा सच खुलकर मेरे सामने आ गया था, लेकिन सच वह नहीं था जो दिखाई दे रहा था। मैंने हर बात को अपनी मर्जी और अपने हिसाब से जोड़कर कहानी बनाई थी, जबकि असल कहानी तो बहुत ही अलग थी। राजेश की सौतेली माँ राजेश के जज्बात का इस कदर ख्याल रखती थी और एक मैं थी जो हर छोटी से छोटी बात पर फोन करके उनसे झगड़ा शुरू कर देती थी। मुझे एहसास हो गया था कि जिनसे मोहब्बत होती है उन्हें सिर्फ सुकून और खुशी दी जाती है, और मैं भी अपनी सास के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर अपने पति को सुकून दे सकती थी। मैंने राजेश से वादा कर लिया था कि आज के बाद मैं कभी उनकी माँ की कोई शिकायत नहीं करूंगी और ना ही उनकी खूबसूरती से जलन का शिकार होंगी, क्योंकि ये बेचारी तो पूरी तरह जलने के बाद सर्जरी करवाने पर मजबूर हुई थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।